बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। मौसम तो जरूर थोड़ा सा करवट ले रहा है, लेकिन अब मौसम की बात है तो तमाम सारी बातें और भी होंगी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ सर आपका? दिल्ली से ही है। दिल्ली से हैं, क्या नाम है साहब? मेहरबान सिंह नेगी। मेहरबान सिंह, उत्तराखंड के रहने वाले हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। शो में पहली बार आ रहे हैं? जी सर, थैंक यू, पहली बार है, थैंक यू सो मच। और बाजी सब ठीक है? ओके, दिख भी सब बढ़िया रहा है? ऑल दी बेस्ट। बाजी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। जनाब आली हुजूर सब बढ़िया, सब खैरियत? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ईद अब 21 को या 22 को? शनिवार होनी चाहिए। शनिवार होनी चाहिए ईद को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ सर? यूपी से सर। यूपी से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप? भदोही, यूपी भदोही। भदोही से, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आ रही हैं आप? So, मैं दिल्ली से ही हूँ। Actually, my father is watching you live right now, and I want to say that he's a big, big, big fan of yours. Can you please say hi to him? अच्छा जी, बहुत बहुत, क्या नाम है उनका? राजेश कुमार। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। पुत्री आपकी यहाँ पे मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो तमाम सारे लोग जो आज मौजूद हैं, 10 दिन के लिए बोला है, आ जाने दें, हल्ला तो नहीं मचाएंगे, ऊधम तो नहीं काटेंगे। आइए, चलिए बैठिए आके। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हमारे प्रिय बुजुर्ग। नहीं, वो सिर्फ नहीं, उनकी दाढ़ी सिर्फ सफेद है, वो बुजुर्ग कहीं से भी नहीं। हरकतें इनकी 16, हरकतें सब 16 साल वाली हैं इनकी। हाँ, कल किया था मैंने इनको, हाँ वो थोड़ा सा माना नहीं था इन्होंने डिसिप्लिन। फिर मुझे ही बाद में अफसोस भी होता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तो मैं माफी मांग लेता हूं आपसे। गुस्सा मुझे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको भी उधम नहीं बचाना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए। थोड़ा सा जैसे हैं जैसा नजर आते हैं वैसे ही नजर आना चाहिए, है ना? थोड़ा सा उसको दाएं बाएं नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए भैया? बिहार से। बिहार से? कहाँ से बिहार से? बिहार पटना जिला। पटना से, बहुत बहुत स्वागत है। सब ठीक है भैया? क्या हुआ, कुछ बात हो गई क्या? बहुत चिंता में दिखाई दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो ठीक है ना सब? पानी वानी पिलवाए? पानी पिला बेटा, लो पानी ला, भैया को पानी पिलाओ। क्या नाम है? मिंटू भट्टाचार्य। मिंटू भट्टाचार्य। কোথায় দিকে आपने? ওয়েস্ট বেঙ্গল দুর্গাপুর। দুর্গাপুর দিকে? এ তো যাচ্ছি আমি, আমিও যাচ্ছি। হ্যাঁ बस बस वही समझ लो, 10-12 दिन की बात है। दुर्गापुर शो करेंगे हम। नहीं, मैं तो यहीं रहता नहीं, आप यहीं रहते हैं तो मैं जाऊंगा दुर्गापुर, तो हाँ आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पानी पीजिए आप, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय, आपसे तारुफ कराता हूं। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आज ऑडियो बढ़ा देंगे। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चंचल यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव चौधरी जी कुछ देर में आएंगे, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल मेहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। गैस वैस मिल रही है नेगी साहब? गैस वैस आ रही है सब? फिलहाल ठीक है। हाँ, थोड़ा मतलब मामला तो थोड़ा सा खिंचाव वाला है, लेकिन अभी मिल रही है आपको? मिल रही है। आपको आपके घर में गैस नहीं आ रही? हाँ, कहाँ से आई हैं आप? हम लोग पीजी में रहते हैं दिल्ली में, और हम लोगों को गैस अभी नहीं मिल पा रही है। पीजी मतलब वहाँ पे खाना नहीं बन पा रहा है ठीक। पीजी में खाना नहीं बन पा रहा है? कहाँ पे ये, कहाँ का पीजी कहाँ है? मुखर्जी नगर? अशोक विहार। अशोक विहार में। और आपके यहाँ क्या है, गैस आ रही है? आ रही है? हाँ, आ रही है, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से, आप कहाँ रहती है? नजफगढ़। नजफगढ़ में रहती है, तो वहां पे आ रही है, उनको मिल रही है। आपके भैया, आप क्या? तुम्हारा तो चेहरा बता रहा है कि रोटी खा के आए हो। गैस भी बन गेट, हाँ, अब वो गैस बन रही है तो उसको अपने पास ही रखो, और जहां पे देखो जैसा भी हिसाब है तब यहाँ नहीं होना चाहिए वो, है ना? हाँ, नहीं तो हम कान पकड़ के बाहर करेंगे भी। तो दरअसल गैस पर बातचीत है, लेकिन ये मुद्दा आगे भी निकलेगा। और बात दरअसल ये है कि जो चर्चा का विषय बना हुआ है, मैं चाहता तो ये हूं कि बंगाल पे चर्चा हो, चुनाव का समय आ गया तो वहां पे चर्चा हो, वहां जाना भी है। लेकिन अभी दरअसल ये है कि आम लोगों से, जनजीवन से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो ये है, इसमें गैस और पेट्रोल, डीजल, इन तमाम सारी मुद्दों पे। जी मैं आ गया। जी बंगाल की असलियत आपको बहुत जरूरी है दिखाना। वो मैं दिखाऊंगा, मैं जो भी है, जैसा भी है, मैं जरूर देखूंगा। मैं आपकी नजर से नहीं, मैं अपनी नजर से देखूंगा कि हाँ भाई साहब, वो मैं अपनी नजर से देखूंगा। लेकिन कोई जानकारी देना है वो आप दे सकते हैं, लेकिन मैं देखूंगा अपनी नजर से। कांग्रेस को सबसे पहले वो तैयारी में आ गए,
तो मैं आपको देता हूं। आप घड़ी भी देख रहे हैं कि अब ज्यादा टाइम आप मत लीजिए, मेरा टाइम है, मुझे बोलने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हरनाम जी। देखिए, जिस तरीके से ये ईरान और झगड़ा चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा अगर हमारा कोई फेलियर हुआ है ना, वो ये हुआ कि हमने आकलन सही नहीं लगाया सरकार ने कि इस झगड़े का, इस जंग का हमारे देश पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता था, उसकी हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। जैसे घर में कभी कभी कुछ जल संकट होता है तो हम पानी भर के रख लेते हैं, या पैसे का संकट होता है थोड़ी बचत कर लेते हैं। ऐसी सरकार को भी अपने नागरिकों का इस तरीके से एक संचालन करना चाहिए था। आज देश में सारे पूरे देश में सिलेंडर की त्राही त्राही हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग अलग चल रही है, और कमर्शियल सिलेंडर का तो हाल ये है कि 5-5 हजार रुपए तक ब्लैक हो रहा है। रेस्टोरेंट ढाबे तो बंद होने की कगार पर है, जैसा भी वो बहन कह रही थी, पीजी है जहां पर बच्चे स्टूडेंट्स खाना खा रहे हैं, कैसे बनेगा। और कई लोग तो सलाह देने लगे कि आप ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। लेकिन मैं सिंपल बात ये सरकार से कहना चाहता हूं, अगर सरकार बार बार सदन में भी, और पेट्रोलियम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की एलपीजी की कमी नहीं है, सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी कह रही है, तो फिर ये लंबी लंबी कतारें जो गैस एजेंसीज पर लग रही हैं, लोगों को नहीं मिल रहा है, गैस का जो बुकिंग का नंबर है वो आपने बंद कर दिया है, 45 दिन उसकी सीमा रख दी है, वो क्यों रख दी है? राइट, 25 दिन। जी जनाब अली, कांग्रेस का ये कुछ सवाल और जवाब के लिए बीजेपी जी। वो उधर क्या है? कहां? अरे कुछ नहीं, कैमरा है। देखिए, यही मोनोपोली होती है साहब। अक्सर किसी बड़े भीड़ में अगर आप एक गर्दन पीछे घुमाएंगे तो साथ साथ सारे लोग पीछे घुमाने लग जाते हैं, देखने के लिए कि क्या है, खुद नहीं देखेंगे कुछ है भी या नहीं। उसी प्रकार कांग्रेस इस मेंटलिटी से अफवाह फैलाना चाह रही है। मैं उनसे स्पष्ट पूछता हूं, कितने कार्यकर्ता डेटा के साथ आपके खड़े हुए उस लाइन में और बताए कि जिसके घर में एक सिलेंडर है वो उसके बावजूद पैनिक सिचुएशन में दूसरा लेने के लिए वहां खड़ा नहीं है। लेकिन मैं बता सकता हूं, कई जगह एग्जांपल देके बता सकता हूं, जिसने बुकिंग कराई 4-5 दिन पहले, घर में 20-25 दिन का गैस सिलेंडर है, उसके बावजूद खड़ा है। क्यों? क्योंकि इन जैसे नेता खड़े होकर ढकोसलेबाजी, अफवाह फैलाने का काम करते हैं कि भैया गैस खत्म हो जाएगा। अरे आपके पेट में इतना गैस है, इसका मतलब क्या है भैया? देश में भी बहुत गैस है। अपना कब्ज जो है ना, राजनीतिक कब्ज जो बना रखे हैं वो क्लियर नहीं हो रहा। इसका ये मतलब नहीं है साहब कि देश में सिचुएशन अनक्लियर है, क्लियर है सब कुछ। हाँ, ये चल सकता है कि राजनीतिक कब्ज, ये शब्द एक्सेप्टेबल है। नहीं, ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो गैस बना रखी है, एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, ये नहीं है, ये कैसे, ये नहीं मालूम है हमें। राहुल गांधी जी, सम्मान के साथ बोल रहा हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन जब से आए हैं ना, केवल पार्टी के अंदर खोसले मनोबल का गुब्बारा का गैस ही भर रहे हैं कि ये चुनाव जीत जाएंगे, वो चुनाव जीत जाएंगे, वोट छोड़, गद्दी छोड़, जनता करी, राहुल गांधी देश छोड़। ऑफकोर्स मैं कांग्रेस एंड देन समाजवादी पार्टी। सुजाता शर्मा, ज्वाइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, उनका कहना है कि हमारे क्रूड ऑयल उपलब्धता सामान्य है, रिफाइनरीज पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं, एलपीजी सप्लाई की स्थिति जटिल है। वो ये खुद सरकार की ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वो कह रही हैं कि स्थितियां हैं, लेकिन हम घरेलू जहां पे जहां घर हैं उनमें सप्लाई एलपीजी की हमने अपनी प्रायोरिटी में रखा हुआ है। एलपीजी का घरेलू उत्पादन 40% तक बढ़ा है, यानी जो घरेलू, जो देश में, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से आता था, ज्यादातर हिस्सा बाहर से आता है, लेकिन हमने अपने यहां 40% तक बढ़ाने की कैपेसिटी करी है। ये बात वो ये कह रही हैं। और आज तीसरा भी आ गया, वो जो जहाज था। जी बिल्कुल, तो ये सारी स्थितियां हैं, आप सारे लोग जानकार भी हैं। कांग्रेस को एकदम समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी आ गई जी। भारतीय जनता पार्टी और सरकार, जितने लोग पूरे देश की जनता का मजाक बना रहे हैं, जो लोग बाहर खड़े हैं जिनके, और मैं आपको एक बात बता दूं, ज्यादातर लोगों पर 2 सिलेंडर नहीं होते हैं, एक ही सिलेंडर होता है, उसे खाली हो जाता तभी वो बाहर लेके खड़ा। किसी को भी शौक नहीं है कि वो एजेंसी पर लंबी लंबी लाइन लगाकर, कतार लगाकर, अगर जब ये संकट नहीं था तो क्या कतार लग रही थी? आज सरकार अगर पहले ही भांप लेती और इसकी व्यवस्था करती, और मोदी सरकार को तो लाइनों में लगाने की आदत हो गई है। पहले नोटबंदी में नोटों में लाइन लगाई, तब लोग चले गए, फिर उसके बाद कोरोना में लाइन लगाई, फिर कोरोना में लोगों की लाइन में मौत होगी। सर, कोरोना में वैक्सीन के लिए लाइन लगी, कोरोना में बसों के लिए लाइन लगी, कोरोना में लोग पैदल पैदल जा रहे थे, और फिर इसके बाद गैस सिलेंडर की लाइनें लग रही है। और दूसरी बात, 350 रुपए का सिलेंडर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को, स्मृति ईरानी जी को महंगा लगता था, तब सर पर रखकर डांस कर रही थी। आज इस सरकार ने 60 रुपए बढ़ाकर 913 रुपए कर दिया है, और सर उस पर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है।
ठीक। भैया जी, मैं कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता के साथ 100% सहमत हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने लाइन पे लगा दिया है और वो है कांग्रेस पार्टी को वेटिंग के लाइन पे लगे रहेंगे 50 साल और सत्ता नहीं आने वाली, लाइन में ही लगे रहिए। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ये जो सिलेंडर की लाइन आज आप बता रहे हो ना साहब, ये 2014 से पहले परमानेंट सिचुएशन थी, अभी तो टेम्पररी है, 4-5 दिन बाद क्लियर हो जाएगी। आपके समय लाइन तो छोड़ दो, माथा पे लेके स्कूल छोड़ के हम खड़े रहते साहब, क्या बात करते हो। साइकिल लाल वाला आता था, बीच में सिलेंडर घुसाते थे, हाफ पेडल मार के जाते थे। मिडिल क्लास का लड़का खड़ा के वो दिन भी देखा है जो आप लोगों ने दुर्दशा कर रखा था, हमने वो दिन भी देखा है जब माता महिलाओं को गैस सिलेंडर के लिए नेताओं के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन आज उज्ज्वला योजना के तहत हमने सिलेंडर पहुंचाए, आज वो लाइन में भी लगे हैं ना, सिलेंडर देने का काम भारतीय समाजवादी पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल रखा है, हमारे भक्तजनों को दिखाई नहीं देता है। आप मुझे एक बात बताओ, जब प्रधानमंत्री जी नाली से गैस सप्लाई करके हमारे भक्तजनों को दे रहे हैं, तो इनको गैस की किल्लत कहां से दिखाई देगी। आज के समय की सबसे सच्चाई है कि किसी भी आप गैस एजेंसी वाले के पास चले जाओ, वहां अगर लंबी लाइन ना हो, या अंधभक्तों को दिखाई क्यों नहीं देता है। जो अंधभक्ति वाला चश्मा लगा के बैठे हैं इन लोगों को, आप मुझे बताओ तकरीबन 800 मोरबी में कंपनियां बंद हो गई जो टाइल्स की काम करती थी। ऐसे अनगिनत जो है प्लांट बंद हो गए, लेकिन अनभक्तों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही कहावत है कि भैया प्रधानमंत्री जी जो नाली वाला गैस सप्लाई करते हैं इन लोगों को, भाइयों को हमारे, इसलिए उनको दिखाई कहां देने वाला है। आज के समय का जो वाजिब सवाल है, आप सोचो एक देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री को न जाने क्या बोलता है, लेकिन इनका 56 इंच का सीना सिकुड़ करके 26 इंच बच जाता है। आप समझिए आज हालत यह हो गई है कि हम अगर किसी भी मुद्दे की बात करें, अगर ईरान से हमारे एक तरीके से परंपरागत संबंध रहे, अगर आप याद करो 1992 का जनेवा संबंध, उस समय जो है जब पूरे देश की मुस्लिम कंट्रियां 57 कंट्रियां हमारे देश के खिलाफ खड़ी थी, उस समय ईरान हमारे साथ खड़ा था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री से 2 शब्द संविधान के वही निकले। खामनेई साहब की जब हत्या हुई तो हमारे प्रधानमंत्री 6 दिन तक चुप्पी साधे थे। 6 दिन के बाद क्या हुआ, इनके विदेश सचिव ने एक छोटी सी बात कह दी कि इनकी जो मृत्यु हुई है, जो कि हत्या हुई थी। कितना बड़ा वाजिब सवाल है। तो हम डिप्लोमेटिक तरीके से कहां से है, पास है क्या। आप बताओ आज के समय में हमारी विदेशी कूटनीति कहां पे खड़ी हुई है, हम कहां खड़े हुए हैं। और आज अगर किल्लत है तो ये बीजेपी के द्वारा दी गई किल्लत है, और हमारी विदेशी नीति पूरी तरीके से पैरालिसिस। ये समाजवादी है। चाचा, अभी का समाचार ये है कि एक जहाज ईरान दवाइयों को लेके पहुंच चुका है, ईरान पहुंच चुका है दवाइयों का लेके। टर्की में जब भूकंप आया तो सबसे पहले पहुंचाया, सबसे पहले पहुंचाया। 2006, 2007, 2008 ईरान के खिलाफ वोट कौन कर रहा था, कौन कर रहा था, कौन कर रहा था। जवाब होगा, इनको मालूम है, ये सब बोल रहे थे, इनको सब मालूम है किसने कहा ईरान के खिलाफ वोट किया। परंपरागत, और वो परंपरागत ईरान ने, सवाल तो पूछना चाहिए, पूछ लेगा आदमी कि क्या आपको कश्मीर में सपोर्ट कर रहा था वो, नहीं कर रहा था। मैं बता रहा हूं, एक मिनट रुकिए। 2008 की जो आप बात कर रहे हो, अगर हम 2008 की, एक मिनट सुन लो भाई, अरे भक्तजनों सुनिए सुनिए, मैं अभी बताना चाह रहा हूं कि आप जरा मुझसे एक चीज पूछिए कि बीजेपी वाले बेचारे, इनकी गलती नहीं है, बेचारे सुबह से वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान लेके बैठ जाते हैं। अब 2008 की बात कर रहे हैं, आप सुनिए, 2008 का ज्ञान लेके पढ़े। आप बताओ आज के समय में, आज हमें जो है, जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ हमारे कैसे संबंध है। बढ़िया संबंध है कि विश्व के सारे जहाज रुके पड़े हुए, लेकिन भारत के जहाज धड़ाधड़ आ रहे हैं। ये भी देश नीति। एक बात सुन लो, वो जो था ना, वो हरमूज के पूर्वी हिस्से पे खड़ा था, ना पश्चिमी हिस्से पे नहीं खड़ा था। लेकिन ये जो सवाल पूछा आपने कि मिडिल ईस्ट से, मैं तो बस मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि आपको सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट की चिंता होगी, मुझे मालूम है कहां चिंता सबसे ज्यादा। ना, क्योंकि बाकी तो छोड़ दीजिए, मिडिल ईस्ट की चिंता है समाजवादी पार्टी को। तो मैं बता रहा हूं, चाचा खड़े रहो। तो मिडिल ईस्ट की आज ही बात, कब बात हुई, कल हुई प्रधानमंत्री से बात की, आज हुई प्रधानमंत्री से बात, यूएई की हुई ना बात। और जहां तक संबंधों की बात है, मैंने बताया आपने वोट खिलाफ किया है, तो चीजों को हम अपनी कूटनीति से तय करेंगे, विदेश नीति हम अपने हिसाब से तय करेंगे। रुको एक मिनट, यू हैव टू वेट जी। देखिए, विदेश नीति पे सारी चर्चा मुझे लगता है विपक्ष ने ही बैठ करके कर रखी है। सारी पीएचडी की डिग्रियां इनके पास है। फिनलैंड के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं,
मोदी अगर चाहे ट्रम्प बात करें उनसे तो युद्ध को रुकवा सकते हैं। यूएई के एम्बेसडर ने क्या बोला, अगर भारत हस्तक्षेप करे तो युद्ध में विराम लगा सकता है। लेकिन इन्होंने पीएचडी कर रखी है, विदेशी ने तिरंगा लहराते हुए जहाज भारत की सीमाओं पे पहुंच रहे हैं, क्रूड ऑयल लेकर के, एलपीजी लेकर के। दुख इनको हो रहा है कि अगर वो एलपीजी पहुंच जाएगी तो जनता लाइन से हट जाएगी और हमारी कुर्सी खिसक जाएगी। राहुल गांधी जी को बोलिए जनता के बीच में रहे, यात्राएं ना करे। वो यात्रा करते रह जाते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार बना जाते हैं। एक मिनट। हाँ चाचा, आप बोलो। जी जनाब, नाम हो गया आपका? मोहम्मद आमिर अहमद। मोहम्मद आमिर खान जी, कहाँ? यहीं दिल्ली के मस्जिद में? हाँ, दिल्ली के। ये लोग जो है ना, वो चश्मा पहनते हैं जिनको। कौन लोग? यही लोग जो सत्ता पक्ष है। हाँ। जो सत्ता पक्ष है, इनके चश्मे में दिखाई नहीं देता। नहीं। समझे नहीं? जो हमदर्दी करता है ना, उसको ही काटते हैं। इन्हें ये नहीं दिख रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें करना क्या है। हम जा कहाँ रहे हैं? हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, वो तो तुम मजाक उड़ाओगे। ना, ये दिल्ली 6 की भाषा है। कहाँ आ रही है? अरे जा रही है, वहीं से तो आ ही रहा है। आ रही है। ना चाचा, बिल्कुल। हम कहाँ जा रहे हैं ये आप ही बताएंगे, और मैं जानना चाहता हूँ आज आपसे कि हम कहाँ जा रहे हैं। दूसरी बात जो है ना, इजराइल को पापा बनाया था, तो पापा क्यों छोड़ के भाग रहा? पापा क्यों नहीं देख रहे देश को? ये बताइए आप। समझे? अभी हमारे खामने, अरे रुको, आ रही है। हमारे खामने अभी भी मदद कर रहे हैं, और उसके बाद ये अनभक्त जितने हैं ना, ये अभी भी गालियां बक रहे हैं। अब अगर सेना का सम्मान करो तो अंधभक्त हैं हम, देश का सम्मान करो तो अंधभक्त हैं, आतंकियों का विरोध करो तो हम अंधभक्त हैं। अगर इनका विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, इनको नमाजबाजी बोल देते हैं, इफ्तारी की झूठी पार्टी। पत्तल चाटो तो समाज में भाईचारा बढ़ता है, अमन आता है, स्वार्थ बढ़ता है। ये हम लोग को अंधभक्त बोल देते हैं। बिल्कुल भाईचारा नहीं बिगड़ता है समाज। तो आप चुपचाप खड़े रहना। बोला तुमने, बोल दिया, आप नीचे करो हाथ। चाचा आप ही बोलोगे आज डिबेट दोनों में ही है। ये आपको समझना चाहिए कि हम भारतवासी हैं। भारत में कोई भी जात, कोई धर्म नहीं होना चाहिए। जब आपस में हम लड़ेंगे, एक दूसरे को लड़ाएंगे, तो ये इनकी ऐसी की तैसी है राजनीति की, गड्ढे में फेंक दो। ठीक, बिल्कुल सही बात। ये लड़ाएंगे, ये बात सही है। इन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही, दुरुस्त बात कही। ये बात दुरुस्त कही कि आपस में हमें नहीं लड़ना है, और ये लड़ाएंगे। लेकिन चाचा ये बात ध्यान रखो कि लड़ा कौन रिया है। जो लड़ा रिया है उस पर ध्यान रखो। आप ही बताओगे? अच्छा, मैं आ गया। बताओ। बताता हूँ। जो नकली गौरक्षित हैं, जो धर्म के ठेकेदार नकली हैं, वो लड़ा रहे हैं। चाचा ने आज सही बात बताई कि जो नकली हैं, अब इस बाजार में असली खोजना पड़ेगा। रुको, मैं आ गया। तुम्हें बोलना है, मैं बोलूंगा। तुम जी चल फटाफट। इन्होंने कहा धर्म, इन्होंने नहीं, वो जनता है। तुम इधर मुंह करके बोलो उधर। अच्छा, तो मैं समाजवादी पार्टी के नेता का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा सिलेंडर की बात, हाँ, तो 88 सिलेंडर इनके नेता ने पहले से ही अंदर करके रखा हुआ था। अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज पर दिखा है, जनता देख रही है। और सुनिए। देखो भाई, अफवाह मत उड़ाओ। अभी सर न्यूज पर आया है कि 88 सिलेंडर समाजवादी पार्टी के पार्षद, जो उनकी एक पत्नी है, उन्होंने जो है एजेंसी ले रखी थी और 88 सिलेंडर अंदर करके रखा हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, पेट्रोल, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक ऑटो चालक हूँ, मुझे सीएनजी भी मिल रही है, और सड़क पर वही देख रहा हूँ जो पहले कल देखता था। मैंने ये नहीं देखा कि आज वहाँ ट्रैफिक नहीं, आज वहाँ गाड़ी नहीं चल रही। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी हर जगह फुल मिल रही है। लेकिन समाजवादी और कांग्रेसी, समाजवादी क्या है मालूम है? समाजवादी आज अटैची बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की। इनके काले कारनामों को उस अटैची में बंद करके रखती है, उसको उभारती नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ये चाह रहे हैं, विपक्ष चाह रहा है कि मोदी जी कैसे ले आकर के राहुल गांधी जी को गले लगा के बैठा ले। बस यही राहुल गांधी जी सोच रहे हैं, और कुछ नहीं। कमी किसी चीज की नहीं है। भारत आज पहले जैसा ही है। और पेट्रोल, और इन्होंने गैस की बात की थी, एलपीजी की। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी ना, तो ये कहते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। जब रेट बढ़ाया गया था एलपीजी का, तो मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। ऐसी बात कर रहे हैं कि लेकिन पॉइंट पहले चंचल को देते, कुछ इनको क्लैरिफाई करना है। जी, अभी मैंने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान, ये बेचारे इनकी मजबूरी है।
बता रहा हूं, सुनो 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 सुनो, पहले सुनो। अभी जिसकी बात कर रहे हैं, ये जिस गैस एजेंसी के मालिक की बात कर रहे हैं, जो पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने छापा मारा, उसी गैस एजेंसी खुद की थी, और उसमें 88 सिलेंडर की जो बात कर रहे हैं, उसमें तकरीबन 57 सिलेंडर खाली पड़े थे। लेकिन इन भाजपाइयों को अंधभक्ति दिखाई नहीं देगी। मैं वही कह रहा हूं कि जब तक आंख से चश्मा नहीं निकालेंगे अंधभक्ति वाला, तब तक दिखाई नहीं देने वाला इनको। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप देख लो, आज के समय में जमाखोरी रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? इनसे पूछो। ये पता है, अपने सवाल विपक्ष पर डाल देते हैं। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे फेल है। आज देखो, महंगाई चरम पे, बेरोजगारी चरम पे। हमारे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें फेंकते थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2022 तक गंगा साफ हो जाएगी, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, जो आदर्श गांव बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे, और न जाने क्या क्या झांसे जुमले देके चले गए। आप मुझे बताओ, एक भी वादों पे चर्चा करना चाहते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के? एक भी वादे की बात कर भैया जी, इनका जो कुर्ता थोड़ा सा मुचड़ा गया है ना, इसके जिम्मेदार भी मोदी जी हैं। समझिए बात को, ये इतना मुचड़ा जो गया है, इनके जिम्मेदार मोदी जी हैं। और एक बात बता रहा हूं, ये हमें अंधभक्त बोलते हैं। अरे भाई साहब, अंधभक्त तो ठीक है, लेकिन इन अंध निंदकों को मैं ये बताना चाहता हूं, और ये अंध निंदक इतने अंध निंदक हो चुके हैं कि इनको ये समझ नहीं आता कि देश के लिए कार्य करना, मोदी के लिए कार्य करना नहीं होता है। सही कहा उसने। और एक मैं चचा को कहना चाहता हूं, चचा देश कहां जा रही है मैं बता रही है, जरा सुन रही है। अरे वो बहुत बढ़िया आदमी है। अरे चचा मेरे सम्मानित चचा है। छोटा ईद की मुबारकबाद पहले। देश चचा वहां जा रही है जब पसमानदा मुसलमान को कोई नहीं देख रिया, मोदी जी देख के उनको सम्मान दे रिया, तो चचा देश वहां जा रही है। देश वहां जा रही है कि ट्रिपल तलाक में महिलाओं को चुप रहना पड़ता था, अब सशक्त होकर रह रही। देश वहां जा रही है। देश वहां जा रही है कि मदरसों को भी कहीं कहीं टेक्नोलॉजी की बात किया जा रही है। देश पता चलता कहां जा रही है? कुछ युवाओं को जो भ्रमित किया जाता था, अब वो कह रहे हैं कि देश ना झुकेगा, राष्ट्रनीति से चलेगा। और कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूं, साहब सिलेंडर लड़ते रहो ना, तो सिलेंडर के आने वाले दिन में कमी होगी, आपकी रोजगार बेरोजगारी बनी रहेगी। देखिए, कमी होगी या नहीं, ये तो आने वाली स्थितियों पे बहुत तमाम सारी चीजें निर्भर है। लेकिन हम कितना तैयारी कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें तैयार रहना है हर चीज पे। जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। आपको संसद दूंगा पहले तो कांग्रेस, बट सर ऑफकोर्स दूंगा सर। यू हैव टू वेट बड़े पेशेंटली, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। एक साथी कह रहे थे कि जैसा देश पहले था वैसा ही देश है। हम उस पे मैं थोड़ा उनको बताना चाहता हूं कि देश पहला जैसा नहीं है। देश में पहले 350 रुपए का सिलेंडर था, 950 में भी नहीं मिल रहा। देश में दूध के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, फीस बढ़ी है, बिजली का बिल बढ़ा है, रेल का टिकट बढ़ा है, हवाई जहाज का टिकट बढ़ा है, आपसी गंगी जमनी तहजीब खराब हुई है, अमनो अमान खराब हुआ है। देश में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग हुआ है। देश वैसा नहीं है। देश को पूरी तरीके से आरएसएस भाजपा ने एक तरीके से गर्त में झेल दिया और लोगों को क्या समझा दिया है, जब भी कोई बात हो तो आप क्या करो, आप हिंदू मुसलमान करो, आप मंदिर मस्जिद करो, केवल इसी में उलझाए रखो। विकास की बात मत करो, जिसके नाम पर मोदी जी आए थे। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी है। मैं कहता हूं 100 स्मार्ट सिटी छोड़ो, आप एक स्मार्ट जिला दिखा दो जहां पर फ्री स्कूल मिल रहा हो, जहां पर शानदार हॉस्पिटल हो, जहां पर शानदार रोड हो, जहां पर शानदार व्यवस्था हो। एक जिला देश में बता दो। चलो वाराणसी का कोई जिला बता दे नरेंद्र मोदी साहब कि उन्होंने 11-12 साल में, अरे मेरे वही कह रहा हूं, उनकी पार्लियामेंट का, अरे उनकी पार्लियामेंट में कोई एक मैं आ रहा हूँ, पीछे रहो। हल्ला मैंने तुम्हें 10 दिन निकाला था, हल्ला नहीं बचाओगे जी। ये भाई साहब अंधभक्त कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं मोदी जी का काम बताओ। 180 करोड़ लीटर डीजल की खपत बचाई नरेंद्र मोदी ने ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन करके, ठीक है जी। उसके बाद अंधभक्त आप कह रहे हो, अंधभक्तों ने क्या देखा? अंधभक्तों ने भाई साहब चिनाब ब्रिज देखा, अंधभक्तों ने अटल टनल देखा, अंधभक्तों ने अटल सेतु देखा, अंधभक्तों ने एक्सप्रेसों का जाल देखा, अंधभक्तों ने अभिनंदन जैसा शूरवीरता देखा, अंधभक्तों ने जाकर के उज्ज्वला योजना देखी, अंधभक्तों ने जाकर के घर से नल की जल से योजना देखी, अंधभक्तों ने सुकन्या योजना देखी, बेटी बचाओ योजना देखी, अंधभक्तों ने जाकर के एक्सप्रेसों का जाल देखा, अंधभक्तों ने जाकर के कतर से 7 सैनिक आते देखे, अंधभक्तों ने भारत में ही राम मंदिर नहीं, अबू धाबी में भी राम मंदिर बनता देखा। और एक काम और देखा, वो जो गांव गली में जो महिलाएं थीं, जो शौचालय, वो मेरे लिए बाबूजी वो बहुत बड़ा काम था, वो बहुत बड़ा काम था साहब। मैं ग्रामीण से हूँ, जबलपुर, एमपी जबलपुर से आता हूँ। एमपी से आते हैं, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहां से आते हैं भाई? सुनिए, कहां से आते हैं? जबलपुर से जी। और दिल्ली सबसे बड़ी पंचायत है। मैं सबसे जहाँ पंचों के चुनाव होता हूँ वहां से मैं वो करता हूँ, रहने वाला हूँ। वहाँ सुबह 4 बजे से महिलाएं लाइन में लग जाती थी
उसके लिए शौच क्रिया के लिए मतलब पूरी रोड मतलब खेत रहते थे चारों तरफ, वो छोटी छोटी बारियां रहती थी, उस बारी में किनारे से महिलाएं 4 बजे से बैठ जाती थी और 5-6 के बाद फिर पुरुष का नंबर लगता था। मतलब महिलाएं उस शौच क्रिया के लिए 4 बजे उठ जाती थी कि मेरे को शौच क्रिया जाना है। भाजी बस मालूम कितना पानी चाहिए? चंचल जी रुको, चंचल जवाब तो तुम दे दोगे क्योंकि तुम 1965 के बाद पैदा हुए हो, जवाब तो तुम दे दोगे। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें कितना पानी आता है? इसमें जोर से बोलिएगा साहब। चुल्लू भर पानी आता था। ये वहां की बात बता रहे हैं कि 4 बजे महिलाएं उठती थी, ये मेरा ही देश है, 4 बजे महिलाएं उठती थी, जबलपुर के रहने वाले हैं, और वो बैठती थी किनारे, और उसके बाद जब वो चली जाती थी तो अरे चचा सुन रही है, और फिर उसके बाद पुरुष बैठते थे। और एक किस्सा और इसी में जोड़ता हूं, बिहार में कहीं मैं शूट कर रहा था, गाड़ियां रात में गई होंगी, गाड़ियां आ गई तो लाइट पड़ी सीधी, तो वो उठ के खड़ी हो गई, और वो जब गाड़ी चली गई तो फिर बैठ गई। क्या बताएंगे सर? चंचल बताना चाहते हैं कुछ? मैं बताऊं, अभी हमारे जबलपुर के साथी ने एग्जाम्पल दिया, 22-23 साल सरकार बीजेपी की रही वहां पे, उसके बाद शौचालय न बन पाए तो कितनी शर्म की बात है। आखिर में किसकी सरकार थी? आप मुझे बताओ। एक मिनट चंचल, ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। पूरे देश की बात है, ये पूरे देश की बात है। यूपी, बिहार कहीं भी ले लो, बंगाल कहीं भी ले लो, पूरे देश की बात है ये। और उसी सिस्टम से निकला हुआ बच्चा कह रहा। जी जनाब आली। मेरा नाम मुकुल शर्मा है, मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। और मैं कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहता हूँ, ये अभी 23 और 25 साल कर रहे हैं, 70 साल से तो आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने क्या करा है? जी मैं देता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी, और वो देर से बोली नहीं है, आम आदमी पार्टी। हाँ जी प्रतीक भाई, देखिए इन्होंने बताया कि चिनाब का ब्रिज बन गया, वो बनता नहीं देखा, अभिनंदन वापस आए, वो आते नहीं देखे। इन्होंने जो नोटबंदी में लाइन लगी वो इन्होंने नहीं देखी, कोविड में जब इतने लोग, लाखों लोग पैदल चल के गए वो इन्होंने नहीं देखी। आज भी इनकी आंखें बंद हैं, इनको जो लोग लाइनों में खड़े हुए हैं सिलेंडर के लिए सुबह से शाम तक, वो इनको दिख नहीं रहे हैं। आधे से ज्यादा रेस्टोरेंट ने अपने यहाँ पर दाम बढ़ा दिए हैं, साफ ये लिखकर कि भैया सिलेंडर की कमी है, इसकी वजह से हमको अपने दाम बढ़ाने पड़े। राजीव मैं आपकी पूरी बात में, क्योंकि सबसे आखिर में नंबर आया, मैं आपको बोलने दूंगा। राजीव, जो कोरोना का समय था वो 100-200 साल में ऐसा समय नहीं आता, ऐसा नहीं था। पूरे मानव इतिहास में वो ऐसा वक्त है जब पूरी मानव सभ्यता संकट में पड़ी है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ पूरा। और सवाल तो यह भी पूछा जा सकता कि देश ने उससे पहले कितनी तैयारी कर रखी थी, पूछ तो सकता ही है ना। तो राजीव बहुत क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं इसलिए बात हमेशा ये निवेदन रहेगा, आप जब भी बात हो ना उसके बाद अब अपनी बात जरूर रखिए, लेकिन ना बोलने दिया कीजिए। जब बाकी लोग बोलते हैं आप इन्हें इंटरप्ट देते हैं। मेरा ये सिर्फ ये ना कहना है कि ये कह रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है, लोगों ने सिलेंडर जमा करवा लिए, तो आधे से ज्यादा राज्यों में और देश में किसकी सरकार है, प्रशासन किसका है, जिम्मेदारी किस पे आएगी? 14 से पहले जो लोग आज सत्ता में है वो ये कहते थे विपक्ष की कमी है, और जब वो सत्ता में आ गए तो अब भी कह रहे हैं कि विपक्ष की कमी है। अरे जिम्मेदारी कब तक लोगे? अगर या तो विपक्ष जिम्मेदार है, या फिर अब तो एक कदम और आगे बढ़कर जनता को ही दोषी बताना शुरू कर दिया है कि जनता दोषी है, जनता की कमी है। सरकार बिल्कुल पाक साफ है, सरकार से कोई किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना करे। बात रही युद्ध की, जो मध्य एशिया में, जो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहे हैं प्रतीक भाई, वो कोई नई बात नहीं है। 1967 में मध्य एशिया में युद्ध हुआ, 1983-84 में ईरान इराक का युद्ध हुआ, 1991-92 में भी अमेरिका और इराक का युद्ध हुआ। किसी भी उस समय के युद्ध में किसी ने भी, भारत देश ने किसी भी तरफ का पक्ष न लेते हुए अपनी एक नीति अपनाई, जिसका कि पूरे विश्व में सराहना हुई कि भारत ने किसी एक की तरफ में पक्ष न लेकर अपनी जो हमारी शुरू से निष्पक्षता वाली जो नीति रही उस पर स्टैंड किया। आज आप ये देखिए, आप अभी पूछ रहे थे कितने अनेकों बार ओआईसी के ऐसे मंचों पर ईरान ने भारत का साथ दिया। आपने कहा कश्मीर के मुद्दे पर, ऐसी कितनी ऐसी जगह थी जहां पर कि ईरान ने भारत के पक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का साथ दिया। लेकिन ईरान ने, जी बिल्कुल ईरान ने, बिल्कुल ईरान। मैं आपको कोर्ट के साथ बता दूंगा, कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ वो छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आज की तारीख में एक, अगर मैं राजीव आपको प्रस्ताव दिखा सकता हूं इंडियन ओपेक देशों के,
और उसमें लिखा हुआ है बराबर कि कश्मीर के मुद्दे पे वो खिलाफ प्रस्ताव पास होते थे। और इनके नेता ने, केजरीवाल ने कहा था उस समय। जिस तरीके से आप एक प्रस्ताव दिखा सकते हैं, इसी प्रकार के अनेकों ऐसे प्रस्ताव भी है जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान ने भारत का साथ दिया है। मेरा सिर्फ तो भाई हमने भी तो टर्की का साथ दिया, भूकंप आया तो भेजा हमने। वो तो आपने पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, वहां भी भेजी थी, वो मानवता का कार्य है, वो तो आपने पाकिस्तान में भी भेजी थी। उसके मानवता कूटनीति है, वो कूटनीति के साथ चलेगी। पाकिस्तान हमारा मित्र देश तो नहीं हो जाता, उससे तो पाकिस्तान हमारा मित्र देश नहीं हो जाता। लेकिन बात दरअसल ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं बदलाव आ सकता है, तो वो तो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी हो सकती है मेरी, वो तो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी हो सकती है। नहीं, आपने अगर वो बदलाव लाया तो उस बदलाव से आपको उसके बदले में क्या मिला? आप जब देश हित, यही मैं जानना चाहता हूं, मैं बस यही जानना चाहता था कि हमारे पास हमको मिला क्या जी। देखिए अभी बीजेपी, मैं क्यों बोलता हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, क्योंकि अभी एक साथी ने कहा 70 साल। आप बताओ, देश को आजाद हुए 78 साल हुए हैं, 78 साल में 70 साल ही जोड़ देते हैं उनको। 12 साल से मोदी जी हैं, 6-6.5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। अब लेकिन हमारे भाजपाइयों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान लेके बैठ जाते हैं। तो मैं एक बात बताओ चंचल, तो मैं बोल चुका आपने, ओपन डिस्कशन, नाउ दिस इज एन ओपन डिस्कशन। मैं चंचल आपसे पूछना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, तुम्हें कितना समय और चाहिए ये बताओ। बस तुम बताओ, सारे लोग चुप रहेंगे। तुम ये बताओ टाइम कितना और चाहिए तुम्हें। हाँ। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, भाइयों बहनों 60 साल बनाम 60 महीने चाहिए। अब तो भैया कितने महीने जरा जोड़ के बता दो। तुम्हें कितना चाहिए? 400 रुपए का गैस सिलेंडर 950 रुपए में बिक रहा है। उसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग कितनी बिक रही है? इसके अलावा आप देखो, अगर हम बात करें डॉलर की, बात करते थे प्रधानमंत्री जी, आज सोचो 93 रुपए। राइट, टेकन योर पॉइंट। भैया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ये दोनों गुमराह करने में नंबर 1 का कंपटीशन में दौड़ रहे हैं। मैं स्पष्ट मुद्दे पे आ रहा हूँ। गैस सिलेंडर पे ही आ जाता है, कह रहे 2014 में 400 के आसपास मिल रहा था, आज नॉन सब्सिडी सिलेंडर भी उसी रेंज के आसपास मिलता है। मैं एक मिनट में बता रहा हूँ, सुन लीजिए। जवाब सुनिए साहब, जवाब सुनिए। ये कह रहे हैं 2014 में पेट्रोल के दाम ये थे, 2014 में दूध के दाम ये थे। मैं इनसे पूछता हूँ, भाई साहब चचा सुनिए ना, जनाब पूछ रहा हूँ, 2000 अरे भैया जवाब ले ले। अरे भाई साहब, 2014 में कितना इनकम था आपका और आज कितना है? 2014 में कितना रुपया कमाते थे, आज कितना है? और 2004 और 14 भाई साहब हर 10 साल में इंक्रीमेंट होता है, पॉलिसी चेंज होती है, जीडीपी बढ़ता है। 2004 का रेट और 14 में कंपेयर करेंगे। 2004 में मनमोहन सिंह जी को जब सरकार मिली थी उस समय दूध का रेट क्या था और 14 में क्या था? जब मनमोहन सिंह को 2004 में पेट्रोल मिला था उस समय क्या था? परसेंटेज निकालेंगे तो इनके समय में डबल बढ़ा है, हमारे समय में कम हुआ है। और एक बार मैं स्पष्ट बता रहा हूं साहब, बार बार जो कंपैरिजन करते हैं ना, पूरे आंकड़े डेटा के सामने हैं। चिल्लाते रहो, जनता को पता है ड्रामेबाज की सरकार और विकास की नीति। सर देखिए, खुद ही भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कंपैरिजन कर रहे हैं। अरे भैया मैं कह रहा हूं कि 2014 में लोगों पे रोजगार तो था, उन पे 50-40 हजार की नौकरी तो थी। आज तो रोजगार ही नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर जो है पूरे देश में आज है। और ईरान भेजो इन लोगों को, इनके खाला अब्बू खतरे में, इसलिए ये परेशान है। ये आराम से देखिए, ये तो कहेंगे महंगाई, इनको 1985 वाला इनको महंगाई चाहिए, वो वाला कहेंगे कि 2026 में भी हमको उसी रेट में चाहिए। इनका चरगुना वेतन जो बढ़ा है तो वो कहाँ जाएगा? तो वेतन के बढ़ोतरी के साथ महंगाई बढ़। और रही बात बेरोजगारी की, भाई साहब जिस देश में 3 करोड़ बच्चा पैदा होते हो, जो देश एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता हो, उतना तो रोजगार तो नहीं मिलेगा, मैं इतना जानता हूँ। राइट। धन्यवाद युवा नहीं अभी रुको। धन्यवाद प्रतीक जी। यहाँ पर बहुत सारी फर्जी बातें होली। यहाँ पर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां जो सेकने वाले लोग हैं ना, मैं केवल उनको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो महंगाई, हाय महंगाई। जरा इनसे पूछिए मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में कितनी महंगाई दर थी? 12.1% और आज कितनी है? 2.31% केवल, मतलब 10% पहले से कम हुई। दूसरी चीज, ये चिल्ला रहे हैं यहाँ पर गैस नहीं है। अरे भैया मुझे ये बताइए प्रतीक जी, यहाँ पर जब 26 जनवरी की परेड होती है तो आप भी अपना शो यहाँ से ले जाकर नोएडा ले जाते हैं ना?
क्यों ले जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर परमिशन नहीं है। परेशानी वही है कि ये लोग जनता को बताना नहीं चाहते कि जो हमारा कच्चा तेल फुजेरा और रुवैस से आता है, प्राकृतिक गैस शाह गैस फील्ड से आती है, एलपीजी रुवैस और मुसाहा से आती है, वहां पर तेहरान ने मिसाइलें मार मार कर वो जो पॉइंट है उनको बंद तक कर दिया। फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार न जाने रशिया से और उसके अलावा और अलग अलग स्टेट से जो एलपीजी और क्रूड ऑयल लेके आ रही है उसका धन्यवाद नहीं, आपको ये सब नहीं पूछना चाहिए। आपको पूछना चाहिए कि आपको अभी हमने तुरंत प्रधानमंत्री बनाया, एंड व्हाट विल यू डू? अब आप क्या करेंगे? ये पूछो इनसे सीधा सीधा सवाल। क्यों कहूं मैं? क्यों कहूं कि दोबारा प्रधानमंत्री बना दे? 60 साल तक इस देश को रुलाने वाले लोग इस देश की महिलाओं को शौचालय नहीं दे पाए, इस देश के गरीब को मेडिकल सुविधाएं नहीं दे पाए, इस देश की सेना पिटती रही, तो ऐसे लोग नमस्ते नमस्ते। एक क्वेश्चन, मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला प्रवक्ता, कांग्रेस के लिए एक क्वेश्चन है, ये बता दें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एआई समिट हुआ देश में पहली बार, उसमें भी राहुल गांधी जैसे गुंडे रुके कार्यकर्ता गुंडे बन के वहां घुसते हैं, क्यों घुसते हैं? जवाब देंगे कांग्रेस के? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासन में रह के काम करता है, ये गुंडे बन के काम नहीं करते। एआई समिट में चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ता। देखिए, इस देश का लोकतांत्रिक अधिकार जो बाबा साहब के संविधान ने दिया है वो हमारा अख्तियार है। हम विरोधी दल में हैं, हम देश की जो आप काला गुजारी करेंगे, महंगाई से, बेरोजगारी से, देश को गलगोटिया यूनिवर्सिटी का झूठा आप कुत्ता दिखाएंगे और पूरे देश को शर्मसार करेंगे, और उसके बाद कांग्रेस विरोध करे तो कांग्रेस को अंदर भी करेंगे। आप कर दीजिए जितने जेलों में अंदर करना है। कांग्रेस ने इस देश को अंग्रेजों को खदेड़ कर जेल भरी थी और अब आपको खदेड़ कर भी जेल भरेंगे। भैया जी, पहले तो इनको बार बार इनका दुविधा में दूर कर दूं, थोड़ा भ्रम है जो निपटा देता हूं। कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं थी जो आजादी दिलाई थी, वो एक सामाजिक संगठन था जो आजादी के लिए बनी थी, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बनाया इन लोगों ने, तो ये गुमराह ना करे। दूसरी बात, बार बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह रहे हैं ना, इनको मैं बता देता हूं साहब, बिल्कुल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये डिजिटल भारत है, सशक्त भारत है। आज यूपीआई के क्षेत्र में विश्व में डंका बजता भारत है। और मैं आपको बता रहा हूं, स्टोरेज ऑफ एनर्जी कह रहे हैं ना, आज ही फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, जो फॉसिल्स और नॉन फॉसिल्स फ्यूल का जो गीगावाट जो डबल हुआ है 540 के अप्रोक्सीमेटली, वो देश में पहली बार हुआ है। तो अनपढ़ लोग, अंध निंदक लोग और गंवार लोग नहीं समझ। राजीव तुम्हें मिला कम देखिए, मैं बताऊं, जब 2014 में महामानव जी प्रधानमंत्री बने तो ये क्या करते हैं यार? ये टोटी भैया के लोग हैं, ये टोटी भैया के लोग हैं, टोटी भैया के। भगा दूंगा मैं बिल्कुल भगा दूंगा, आप भगा दीजिए, मैं भगा दूंगा। मैं चंचल, मैं आपसे सवाल पूछूं? मैं आपसे सवाल, मुजफ्फरनगर जल रहा था और तुम सैफई में क्या कर रहे थे? आइए इधर आइए। नो 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 नो, आई वोंट गिव यू। तुम सैफई में क्या कर रहे थे? नहीं बोलने दूंगा, नहीं, ये यहाँ पे नहीं बोलने दूंगा ना। प्रतीक भाई, आम आदमी पार्टी, प्रतीक भाई देखिए, जनता अगर महामानव और इस तरह के सवाल पूछोगे तो जनता विलास सारे लोग पूछेंगे। मैंने यहाँ पे डिसिप्लिन रखा है, डिबेट में डिसिप्लिन रहता है, कोई किसी को गाली नहीं देता। जी, नो, नहीं, बात नहीं होगी। प्रतीक भाई, जनता सिर्फ इतना चाह रही है, सभ्यता से सवाल पूछेंगे, अलाउड है। प्रतीक भाई, तो सैफई में क्या हो रहा था? गलत है क्या? सैफई गलत है क्या? प्रतीक भाई, भारत की जनता, सैफई में ठुमका लगाना सही है क्या? ये पूछिए। और मुजफ्फरनगर के दंगों में हिंदुओं के ऊपर झूठे केस लगाना सही है क्या? इनसे पूछिए। गोरखपुर महोत्सव में ठुमका नहीं लग रहा है। जब चल रहा था। जवान जी, देखिए, मैं जो सवाल कर रहा था, मैं इनका टाइम नहीं काटूंगा, नो, चंचल टाइम मिलेगा। चंचल भाई, प्रतीक भाई, देश की जनता सिर्फ इतना चाहती है, जब भारत के प्रधानमंत्री 8 नवंबर 2016 को आकर राष्ट्रीय चैनल पर भारत की जनता को संबोधित कर सकते हैं, जब वो जीएसटी के समय पर राष्ट्रीय चैनल पर आकर देश की जनता को संबोधित कर सकते हैं, तो इस समय पर जब इतना बड़ा एक क्राइसिस चल रहा है, अगर भारत के प्रधानमंत्री आकर यह आश्वासन दे दें कि भैया इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नॉन फॉसिल वाला, आज जो भारत की ऊर्जा मंत्री ने कहा, मेरा सिर्फ ये कहना है कि
जो 2 लोग लाइन में मर गए, भरत भूषण मित्तल और मुख्तार, उसके परिवार को जाकर कहने का मतलब है। देखिए, मैं बात कर रहा था मुद्दे की, जो भाई ने सवाल पूछा था। मैंने कहा 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय रेलवे में अकेले केवल रेलवे डिपार्टमेंट में 17 लाख एम्प्लॉय थे, आज केवल 11 लाख बचे, लेकिन इनको रोजगार नहीं दिखाई देगा। आज के समय में अगर आप तेजस में चले जाओ, चाहे अपनी जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें चले जाओ। मुझे एक सवाल का जवाब दो, मैं एक सवाल का जवाब दो। जब रेलवे में नौकरी, जमीन के बदले नौकरी दी जा रही थी, 6 लाख नौकरी कौन खाया? 6 लाख नौकरी कौन खाया? ये क्या जवाब है इनके पास? ये जवाब दे पाएंगे? जवाब दो भैया, जवाब दो ना, रेलवे की जवाब दो। भैया जी रेलवे पे इनको जवाब देता हूँ। चचा सुनिए, भैया भाईजान सुनिए, कह रहे 17 लाख के भाईजान रिटायरमेंट भी कुछ होता है, कुछ लोग रिटायर कर गए। और दूसरी बात, रेलवे का वो कंडीशन भी याद कीजिए ना, जब ट्रैक पे शौच गिरता था, आज बायोडिग्रेडेबल शौच होके हमारे ट्रैक सुरक्षित हो रहे हैं। रेलवे का वो जवाब दीजिए जब वंदे भारत दहाड़ते हुए कम समय में डिस्टेंस कर रहा है। रेलवे पे जवाब दीजिए जब आज रेलवे आधुनिकीकरण होते हुए न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहा है। और एक बात पहुंच चुका है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेलवे पहुंच चुका है। पहले भी चलता था। 4 लाइन रेलवे हो चुकी है। आपके सरकार में कहा था आज देवबंद तक जो है रेलवे जा रही है, आपकी सरकार में कहा था। और मैं कहना चाहता हूं आपको, ये लोग गुमराह करते हैं, आम आदमी पार्टी वाले जनता की बात करते हैं। कोरोना काल में आनंद विहार का सीन देखे होते जो कह रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, खाना नहीं है, जनता बैग ले लेकर के भाग रही थी दिल्ली से। देखिए प्रतीक भाई, ये वो लोग हैं जिनको नेशनल हाईवे पर इतने लाखों लोग जब रोड पे चल रहे थे वो इनको नहीं दिखाई दिए। जिस समय आपके चैनल ने भी ये प्रसारित किया कि लाशें जो हैं गंगा नदी में बह रही, जब दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं उसका जिन्होंने करा था गुमराह उस समय में, अरविंद केजरीवाल के द्वारा जिस भाई प्रकार आप अपनी बारे में बोलिए। उस समय पे भी जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी, उस चलती मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमसे आपको गैस सिलेंडर और ऑक्सीजनों की जरूरत है। देखिए प्रतीक जी, यहाँ पर फिर विषय से हट गए सारे के सारे। ये भी चिल्ला रहे हैं सिलेंडर दे दो, ये भी और वो भी। अरे भैया, मैं 3 नाम ले रहा हूँ। मुंडका की गैस एजेंसी जो कि आम आदमी पार्टी के नेता की है, वहां से 610 सिलेंडर अभी रिकवर हुए हैं। और चंद्रपुर महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस लीडर के घर से 100 सिलेंडर रिकवर हुए हैं। और हापुड़ में अब्दुल रहमान समाजवादी पार्टी का नेता है, 70 सिलेंडर उसके यहाँ रिकवर हुए हैं। मैं ये